नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के इस चैनल में। संविधान की सीरीज में आज ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था संविधान क्या है और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें प्रकृति की तो चलिए भारत की बात छोड़ देते हैं। अगर हम बात करें किसी भी अन्य देश की तो संविधान की प्रकृति दो तरीके की हो सकती है, या तो वो एकात्मक हो सकता है या तो वो संघात्मक हो सकता है। अब एकात्मक का क्या मतलब है? एकात्मक का मतलब है कि शक्तियां जो हैं वो बटी हुई नहीं है, वो किसी एक जगह पे निहित है, ठीक है। और संघात्मक का क्या मतलब है कि शक्तियां जो हैं बटी हुई हैं। तो अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी एक प्रकृति को लागू करें, या तो इसको एकात्मक बोल दें या तो इसको संघात्मक बोल दें, तो ये दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकात्मकता की ओर इशारा करती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो संघात्मक की ओर इशारा करती हैं। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी चीज है जो कि एकात्मक लक्षण दिखाती हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो कि संघात्मक लक्षण दिखाते हैं। बाद में हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति मैंने पहले आपको बता दिया, दो तरीके की हो सकती है, या तो एकात्मक संविधान, संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान क्या होता है? यहाँ होगा ऐसे संविधान में सारी शक्तियां एक ही प्राधिकारी अर्थात केंद्र सरकार में निहित होती हैं। पहले ही बता दिया मैंने आपको कि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। यदि राज्य सरकार, यहाँ सरकार है, राज्य सरकार है भी तो वह केंद्र के अधीनस्थ कार्य करती है। अब अगर हम देखते हैं कि एकात्मक संविधान के क्या क्या लक्षण हैं। पहला, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल जो कि राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन फिर भी उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख है? वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो आर्टिकल 155 जब आप देखेंगे उसमें ये बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये बता दिया गया कि ये जो लक्षण है वो एकात्मकता की ओर इशारा करता है। आर्टिकल 156 में क्या बोला गया? राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा पर राज्यपाल अपना पद धारण करता है। हालांकि सिर्फ यही बात नहीं है आर्टिकल 156 में, उसमें और भी है कि वो राष्ट्रपति को अपना जो है इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। और कार्यकाल समाप्ति के बाद वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार संभाल नहीं लेता। लेकिन फिर भी उसमें एक और ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो पद धारण करेगा। दूसरी क्या बात करते हैं? नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। जैसे राज्य उनका तो अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन फिर भी अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है या फिर किसी राज्य का नाम बदलना है या उसकी सीमा में बदलाव करना है, तो ये कार्य सिर्फ संसद द्वारा किया जा सकता है। राज्यों में इसके संबंध में कोई शक्ति नहीं है राज्यों को, ठीक है। आर्टिकल 3 में इसके बारे में, आर्टिकल 3 में बताया गया है इसके बारे में। जब मैं पढ़ाऊंगी संघ और उसका राज्य क्षेत्र तो मैं डिटेल में इसकी चर्चा करूंगी। तीसरा लक्षण क्या है एकात्मकता का? आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। तीन तरह के आपात होते हैं। जब आपात लगता है तो जो राज्य की शक्तियां हैं वो लगभग खत्म सी हो जाती हैं, ठीक है। तो तीन तरह के आपात हैं, एक 352 में है, आर्टिकल 356 में है और आर्टिकल 360 में है, ठीक है। अब अगर आर्टिकल 352 में देखें तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, ठीक है। आर्टिकल 356 इसको बोलते हैं राज्य आपात, आर्टिकल 360 इसको बोलते हैं वित्तापात। अब आपातकालीन प्रावधान यहाँ पे क्यों दिया गया है? इसमें क्या एकात्मकता आ जाती है, ठीक है। जब आपात लगता है तो जो विधानमंडल है वो जो है वो विधि नहीं बना सकती। विधि किसके पास बनाने की शक्ति चली जाती है? वो चली जाती है संसद के पास। इसलिए यहाँ पे ये प्रावधान बताया गया है। फोर्थ क्या है? विधि बनाने का अधिकार। देखिए मैं पहले आपको बता दूं, जो आर्टिकल 246 है यहाँ पे तीन सूची की बात की गई है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। जो संघ सूची है इसमें जो विषय दिए गए हैं उन पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। जो राज्य सूची है उन पर विधि बनाने का अधिकार राज्य को है। जो समवर्ती सूची है उन पर विधि बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। लेकिन अगर हम बात करें राज्य सूची की तो इन पर जनरली क्या होता है कि राज्य जो है, राज्य का विधानमंडल वो विधि बनाते हैं। लेकिन अगर कोई विषय राष्ट्रीय हित का है तो वो राज्य सूची का भले ही विषय हो लेकिन उन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि राज्य की शक्तियां संसद के पास चली जा रही हैं, ठीक है। तो ये भी एकात्मकता का लक्षण दिखाता है। ये बात आर्टिकल 249 में की गई है, ठीक है। एकल संविधान, ठीक है। अब क्या है
कि राज्य और केंद्र अपने अपने स्तर पर दोनों अलग हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे राज्य को अपना संविधान बनाने की अधिकार नहीं दी गई है। ठीक है, सामान्यतः एक संघ में राज्य को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में ऐसी शक्ति राज्य को नहीं दी गई है। राज्य जो है अपना संविधान नहीं बना सकते, यहाँ पर एकल संविधान का प्रावधान है। इसी तरह से एकल नागरिकता, ठीक है, दोहरी व्यवस्था है यहाँ पर केंद्र स्तर की सरकारें हैं, राज्य स्तर की सरकारें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्य का अपना कोई नागरिकता नहीं होता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। कनाडा में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ की और भारतीय नागरिकता है, यहाँ पर जो है भारतीय नागरिकता है, अन्य पृथक राज्य की नागरिकता नहीं है। ये तो हो गया एकात्मक लक्षण। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। संघात्मक संविधान मतलब क्या होता है, जहाँ पे शक्तियां कई स्तरों पर बटी होती हैं। तो पहले देखते हैं संघात्मक संविधान के लक्षण। पहला देखते हैं द्वैध राज पद्धति। इसमें क्या है, संविधान में संघ स्तर पर केंद्र, राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया। ठीक है, केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, तो यहाँ शक्तियों का विभाजन है। तो क्या बोला जा सकता है यहाँ पर, यहाँ शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं है, या फिर एक जो है प्राधिकार नहीं है जहाँ पे ये निहित है, ये जो है बटी हुई है। तो यहाँ दिया गया है प्रत्येक को संविधान द्वारा अपने क्षेत्र में संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य अपना अलग कार्य करता है स्वतंत्र होकर, और केंद्र अपना अलग कार्य करता है स्वतंत्र होकर। दूसरा है लिखित संविधान। हमारा संविधान न केवल लिखित अभिलेख है, वरन विश्व का सबसे विस्तृत संविधान भी है। ठीक है, इसमें भी देखिए लिखित, इसमें भी संघात्मक क्या लक्षण है कि यहाँ पर जो है लिखित संविधान है जो, तो इसमें राज्य के बारे में अलग प्रावधान दिया गया है, केंद्र के बारे में अलग प्रावधान दिया गया है। यहाँ पे भी जो है शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी पहले, लेकिन वर्तमान समय में इसमें लगभग 465 अनुच्छेद हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वापस से बता रही हूँ कि 465 अनुच्छेद इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो ABC करके बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा था, उसको यहाँ पे काउंट कर लिया है। लेकिन अगर भी अभी भी अगर कभी एग्जाम में आ गया कि कितने अनुच्छेद हैं, तो आप हमेशा 395 अनुच्छेद ही लिखेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, शक्तियों का विभाजन। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। मैंने ऊपर ही बताया कि संविधान में स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है। इसमें 7वें अनुसूची में केंद्र, राज्य इन दोनों से संबंधित सूची निहित है, मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची पे संसद विधि बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य विधानमंडल विधि बना सकती है, और समवर्ती सूची पे दोनों को ही विधि बनाने का अधिकार है। फोर्थ क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान जो है वो सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानून के विषय में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। मतलब जैसे विधानमंडल के पास शक्ति, जैसे कि संसद के पास शक्ति है विधान बनाने का, या राज्य विधानमंडल के पास शक्ति है विधान बनाने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी विधि बना दें। ठीक है, तो मतलब शक्तियां किसी एक प्राधिकारी के पास निहित नहीं है, या संसद के पास निहित नहीं है, या फिर विधानमंडल के पास निहित नहीं है। ठीक है, अगर वो कोई ऐसी विधि बनाते हैं जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, या फिर जो जनता के प्रति सही नहीं है, ठीक है, तो उसको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उसको न्यायिक समीक्षा किया जाएगा और उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। फिफ्थ क्या है, कठोर संविधान। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं शक्तियों की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। देखिए, संशोधन की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अगर ऐसे ही जो है कि अगर वो बहुत लचीला हो जाएगा, बहुत ही नम्य प्रक्रिया अगर हो गई, तो संसद तो हर बात पे जो है संशोधन करती फिरेगी। इसलिए संविधान को जो है वो कठोर बनाया गया है ताकि शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से हो। सिक्स क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। संविधान में 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा का अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना, और दूसरा, केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए। न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों बनाया गया है? ठीक है, 2 बातें हैं इसकी। एक तो न्यायिक समीक्षा के लिए। न्यायिक समीक्षा क्या है, जैसे कि संसद कोई विधि बनाती है, ठीक है, तो उसको चेक करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। इसको बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर केंद्र एवं राज्य के मध्य कोई विवाद हो गया, उसको निपटारे के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है द्विसदनीय विधायिका। ये क्या है? संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई है।
उच्च सदन जिसको बोलते हैं राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत के लोगों का। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई संविधान की कि उसमें एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण क्या है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तो उन्होंने क्या राय दिया है संविधान की प्रकृति के बारे में वो जान लेते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इन्होंने क्या बोला, मेरे इस विचार से सभी सहमत होंगे, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे बहुत से उपबंध हैं जो राज्य की स्वतंत्रता लगभग समाप्त कर देते हैं। जैसे आपने एकात्मक लक्षण में देखा, जैसे आपात उपबंध हो गए या राज्यपाल की नियुक्ति हो गई या एकल नागरिकता हो गया, एकल संविधान हो गया, लेकिन फिर भी यह संघात्मक संविधान है, मतलब यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। इन्होंने ये बोल दिया। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं सर आइवर जेनिंग्स, इन्होंने क्या बोला, यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सफल प्रवृत्ति पाई जाती है। इन्होंने क्या बोल दिया कि केंद्रीकरण है यहाँ पे, मतलब एकात्मकता है, मतलब संघ जो है वो, केंद्र जो है वो ज्यादा मजबूत है। केसी वेयर, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ना भारत को एकात्मक कहा ना इन्होंने संघात्मक कहा, इन्होंने बोल दिया कि भारत अर्ध संघीय है, मतलब वो एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण को रखता है। यह एक एकात्मक संविधान है जिसमें संघात्मक के लक्षण सहायक रूप में है, न कि संघात्मक राज्य है। ठीक है, जिसमें एकात्मक लक्षण सहायक रूप में है। इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जो है एकात्मक है, ठीक है, ये है तो एकात्मक जिसमें संघात्मक के जो लक्षण हैं वो सहायक रूप में हैं। ऐसा नहीं है कि ये संघात्मक है इसमें एकात्मक के लक्षण सहायक रूप में है। ठीक है, मतलब एकात्मकता पे ज्यादा बल दिया है, बस इसमें जो संघात्मक लक्षण है वो सहायक रूप में उसमें है। एक केस है वो भी देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट केस है, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह एक संघीय संविधान है। ठीक है, और यह संविधान का मूलभूत ढांचा है, जो इसकी संघात्मक प्रवृत्ति है ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब निष्कर्ष रूप में हम क्या लिख सकते हैं, तो एक है महान व्यक्ति DD बसु, इनके अनुसार क्या है, यह न तो शुद्ध रूप से एकात्मक है न पूर्ण रूप से संघात्मक, यह दोनों का मिला जुला रूप है। तो सब बातों को देखते हुए, संविधान में जो लक्षण दिए हैं उनको देखते हुए और कुछ व्यक्तियों की बातें सुनते हुए, केस देखते हुए, हम अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह न तो शुद्ध रूप से एकात्मक है और न ही शुद्ध रूप से संघात्मक है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो देखते रहिए ऐसे ही और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।